नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम लोग अपने क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग आपके साथ पॉलिटी का सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो इस सेट नंबर 7 में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सभी चीज़ें जो कि पिछले एक साल में इलेक्शंस और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ी हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चुनाव और राजनीतिक दल से संबंधित सभी के सभी मुद्दे, सभी के सभी मामले यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और जिनको नहीं मालूम कि ये पूरा का पूरा सीरीज क्या है, तो उनको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी के 2021 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने आपके लिए एक पूरा का पूरा क्रैश कोर्स चलाया है, जिसके अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो हमने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी तैयार करी हुई है, जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि पॉलिटी है, जैसे स्कीम्स है, जैसे इकोनॉमी है, इन सभी चीज़ों की कवरेज वहाँ पर करवाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट नंबर 7 में। एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहता हूं कि अनअकैडमी के बैच कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। 28 अप्रैल को भी शुरू हुए थे और उसके पहले भी शुरू हुए थे, जिसमें कि मेरा एक कोर्स है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, साइंस एंड टेक का। बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया है इस कोर्स को। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं और मुझसे साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ये कोड इस्तेमाल करिए और इस पर्टिकुलर कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। मेरा कोड इस्तेमाल करने से आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। साथ ही में अगर आप लोग यहाँ पे आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक पर्सनल मेंटर भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि 74,500 का ये कोर्स है, ये अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो सीधा सीधा आपको 67,000 का पड़ जाएगा। वहीं अगर आप प्लस कोर्स का लेते हैं तो 12 महीने का 49,500 की जगह पे आपको सीधा सीधा 44,500 का ये कोर्स पड़ जाएगा। यानी कि आपको ये वाले प्राइजेस देने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर भी आपको ये वाले प्राइजेस देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ बच्चे ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये वाला कोड लगाकर आप सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 महीने का ये आपका ऑप्शनल का है, तो यहाँ पर आपको 70,000 की जगह इसमें से आप सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट हटा लीजिए, वो वाला प्राइस आपको देना पड़ेगा। पूरी की पूरी ऐप में, फिर भले वो एसएससी हो, फिर भले वो बैंकिंग हो, फिर भले वो रेलवे एग्जामिनेशन हो, या फिर कई सारे अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन हैं, वहां पर भी आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी। और यहाँ पर अगर आप लोग ये पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को सीधा सीधा वन टाइम पेमेंट में लेने से में आपको जो है तकलीफ आ रही है, तो आपके लिए अनअकैडमी लोन फॉर यूपीएससी का ऑफर भी लेकर आया है। इसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिए गए इस वाले लिंक में जाके भरनी है, वहां पर भी मेरा कोड भरिए और उसके बाद आपको कॉल बैक आ जाएगा फ्रॉम दी अनअकैडमी टीम, जिसके चलते आपको यहाँ पर लोन भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट सूचना जो कि एकदम फ्री, एकदम निशुल्क है, इस रविवार के दिन आपको 11 बजे हिस्सा लेना है अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें अगर आपको कोई कोड पूछता है तो ये वाला कोड जो है आपको डालना है, अनि यूपीएससी, एंड यू कैन टेक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर अनअकैडमी कॉम्बैट एज वेल। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज जो कि रोजाना चलती है हमारी प्लेटफॉर्म पर, और इसको भी आप लोग अगर अनलॉक करना चाहते हैं तो मेरा कोड डाल करके अनलॉक कर सकते हैं। राइट, सो देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वोटिंग राइट्स टू दी एनआरआईज। तो बेसिकली क्या हुआ था इस बार, यानी कि जस्ट कुछ ही महीने पहले की बात है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि जो एनआरआईज हैं इनके लिए भी हम देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड एज पोस्टल बैलेट, वो वाला सिस्टम हम एनआरआईज के लिए भी अवेलेबल करवा सकते हैं। हालांकि ये प्रस्ताव अभी भी जो है मंजूर नहीं हुआ है, बट स्टिल हम बात करने वाले हैं कि एनआरआई जो है वो अभी तक किस तरीके से वोटिंग करते हैं और जो पोस्टल बैलेट का प्रावधान है वो अभी तक जो है किन किन लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटी, तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेके, ये कुछ अनपॉपुलर रीजंस की वजह से न्यूज़ में थे, तो बात करेंगे क्यों चर्चा में थे। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंस में ऑलरेडी सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है। प्रीलिम्स में अभी तक सवाल नहीं आया है, पीटी में अभी तक सवाल नहीं आया है, बट ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, इसीलिए हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। इसके कई सारे बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि हमेशा वही रहने वाले हैं, बदलेंगे नहीं, तो इसको लेकर सवाल कभी भी आ सकता है। डीलिमिटेशन कमीशन इज एन ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक, ठीक है, तो इसको लेकर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। ये इस साल सुर्खियों में क्यों था, बिकॉज आपको मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर की डीलिमिटेशन सरकार को करवानी थी और साथ में एक और स्टेट की डीलिमिटेशन के लिए इस कमीशन को यहाँ पर बिठाया गया था, तो उसके बारे में बात भी करी जाएगी।
राज्यसभा की इलेक्शंस को लेके थोड़ी सी चीज़ सुर्खियों में थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि 2019 के आसपास की बात है, 2019 इनफैक्ट टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज 2019 नवंबर की बात है कि 2019 नवंबर में राज्यसभा का जो 250th सेशन है ये कंडक्ट करवाया गया था दोस्तों। तो 250th सेशन के चलते हमें राज्यसभा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि मालूम होने चाहिए। अंत में मैं आपके साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ें बात करूंगा। फॉर एग्जांपल द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, ये सुर्खियों में था, इसके बारे में बात करेंगे। एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन इसको चलाता है, वगैरह वगैरह। और हाल ही में इंडिया के साथ संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है इसमें, तो उसकी बात आपके साथ करी जाएगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फाइनली एक स्टेट है भारत में, हरियाणा, जिसमें कि हरियाणा ने क्या किया है, राइट टू रिकॉल के लिए एक बिल पास करवा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार किसी स्टेट में भारत ने ये काम करवाया है कि जिस तरीके से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है उसी तरीके से वो उनको रिकॉल भी कर सकती है, यानी कि उनको वापस भी ले सकती है अगर उनको लगता है कि वो जो लोग हैं सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन वेरी वेरी ब्रीफली। तो कुल मिला के ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि चुनावों के साथ या फिर चुनाव आयोग के साथ संबंध रखते हैं, और इनके बारे में हम बात आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल से सवाल के साथ डिस्कशन करेंगे विद रेफरेंस टू फंक्शनिंग ऑफ द वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले विद रेफरेंस टू फंक्शनिंग ऑफ द वोटिंग सिस्टम की बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। NRIs, सर्विस वोटर्स सच एज मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया कैन वोट इन द इलेक्शंस बाय यूजिंग पोस्टल बैलेट्स। तो इसका जवाब आपको मालूम पड़ गया होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि NRIs के लिए अभी केवल प्रस्ताव रखा गया है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दे आर सेइंग कि इट कैन वोट इन द इलेक्शन बाय यूजिंग पोस्टल बैलेट्स। अभी NRIs के लिए केवल क्या है, एक प्रस्ताव रखा गया है दोस्तों। अभी चीज़ें जो हैं ये फाइनलाइज नहीं करी गई हैं। तो चीज़ें क्योंकि फाइनलाइज नहीं करी गई हैं तो ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा गलत। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्लियामेंट नॉड इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी। जो पार्लियामेंट नॉड है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसके बारे में बात आपको बताऊंगा, तब जाके इसका सही जवाब आपको बताऊंगा। पहला गलत है, सेकंड के बारे में डिस्कशन करनी बहुत जरूरी है। इसका जवाब आपको मिल जाएगा आगे वाली स्लाइड्स में। अब देखिए आपके सामने है फरवरी 22, 2021 की ये न्यूज़ है। NRIs प्रेस फॉर वोटिंग राइट्स अहेड ऑफ अपकमिंग असेंबली पोल्स। तो असेंबली पोल्स आपको मालूम है, इनफैक्ट अभी भी काफ़ी सारे राज्यों में असेंबली पोल्स चल रही हैं। सबसे ज़्यादा फेमस जो आपकी असेंबली पोल्स जो बहुत सुर्खियों में रही हैं, वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा तमिलनाडु की असेंबली पोल्स, इसके अलावा केरल की असेंबली पोल्स, ये सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने एक प्रस्ताव रखा कि हमें NRIs को भी उनकी वोट डालने का, उनका मत डालने का जो हक है वो देना चाहिए थ्रू द पोस्टल बैलेट सिस्टम। इसको समझ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन बेसिकली इन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा कि इट इज़ रेडी टू एक्सटेंड द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड क्या होता है, इसके बारे में बात भी करूंगा आपके साथ, टू वोटर्स अब्रॉड फॉर द 2021 इलेक्शंस। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है, असल में जो सेकंड आपका स्टेटमेंट था उसका जवाब आपको इसमें मिलने वाला है। जो ये प्रोसेस होता है, यानी कि आप किस किस के लिए जो ये वाला सिस्टम है एक्सटेंड करवा सकते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द ETPBS टू ओवरसीज वोटर्स, गवर्नमेंट ओनली नीड्स टू अमेंड द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ऑफ 1961। गवर्नमेंट को केवल और केवल जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो आचार संहिता बनाई गई है फॉर द इलेक्शन रूल्स 1961 की, केवल उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। कौन कर सकता है, ध्यान से देखिए, द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, आपकी सरकार, आपके जो मंत्रालय हैं। मोर प्रिसाइजली अगर हमें पॉलिटी की लैंग्वेज में बात करनी है तो आई एम सेइंग कि आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पर केवल एग्जीक्यूटिव इन चीज़ों को बदल के कर सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्स नॉड। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऐसा बदलाव करना है तो पार्लियामेंट की नॉड की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप देखिए, पार्लियामेंट्स नॉड इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द पोस्टल फैसिलिटी। जी नहीं, गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट की अनुमति हमें नहीं चाहिए, सांसद की अनुमति हमें नहीं चाहिए। हेंस आपका जो सही जवाब बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा नीदर वन नॉट टू। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चे इसको गलत भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए भारत में क्या है ना, टाइप्स ऑफ इलेक्टर्स की बात हम अगर करें तो कुल मिला के 3 तरह के हमारे इलेक्टर्स होते हैं, यानी कि 3 तरह के लोग होते हैं जो कि वोटिंग करते हैं। सबसे पहले तो जनरल इलेक्टर्स हैं, यानी कि आप जैसे मुझ जैसे लोग, ठीक है, जो कि भारत में ही रहते हैं, जिनकी आयु 18 साल से ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके ओवरसीज इलेक्टर्स, यानी कि कुछ लोग हैं जो भारत के बाहर रह रहे हैं। NRIs बेसिकली इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं। NRIs फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द ओवरसीज वोटर्स। और तीसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं दोस्तों सर्विस इलेक्टर्स। सर्विस इलेक्टर्स कौन होते हैं, मान लीजिए कोई
पैरामिलिट्री फोर्स में है, अर्धसैनिक बल है कोई जो कि भारत में काम नहीं कर रहा, उसकी पोस्टिंग आई हुई है कहीं पे अफ्रीका में या फिर श्रीलंका में, किसके तहत आई होगी पोस्टिंग? मैं बात कर रहा हूँ UNPKF के तहत। जो भारत जो है वो पीस कीपिंग फोर्सेस के तहत अपने कई सारे अर्धसैनिक के बलों को दूर दरार के इलाकों में भेजता है। या फिर मान लीजिए सर्विस इलेक्टर में आपके आर्म्ड फोर्सेज आते हैं, जो हमारे सैनिक बल हैं। मान लीजिए कोई इंसान है उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है लेकिन उसकी पोस्टिंग आ रखी है मणिपुर में कहीं पर, तो वो कैसे वोटिंग करेंगे? ठीक है, उनकी मान लीजिए यूपी में इलेक्शन चल रही है, तो इनको कहा जाता है सर्विस इलेक्टर। ओवरसीज इलेक्टर्स में आपके वो लोग भी आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई IFS ऑफिसर है या फिर जो आपके जो फॉरेन दफ्तर में जो भारत का कॉन्सुलेट है, भारत के कॉन्सुलेट में एम्बेसी में काम करने वाले जो लोग बाकी देशों में बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से वोटिंग करते हैं, तो ये सारे के सारे लोग इसमें फॉल करते हैं। जनरल इलेक्टर्स का जो प्रावधान है बड़ा ही सीधा साधा है, रेगुलर रेजिडेंट्स हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, ऑन द क्वालिफाइंग डेट, तो ये तो सीधा सिंपल वो सिस्टम है। ओवरसीज इलेक्टर्स में आपके कौन आते हैं? NRIs विद द इंडियन पासपोर्ट। सर्विस इलेक्टर्स में ये देखिए, पर्सन एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटी सी गलती कर दी, जो आपके IFS ऑफिसर्स आएंगे ना, IFS ऑफिसर्स और जो आपके अन्य स्टाफ आता है वो बेसिकली सर्विस इलेक्टर में फॉल करता है। इसको याद करने का तरीका बहुत सही है। देखिए, सर्विस यानी कि जो भारत के लिए सेवा कर रहे हैं भारत के बाहर, या फिर हमारे जो सैनिक बल हैं, या फिर इवन हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं दोस्तों, वो भी इसी के अंदर फॉल करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये अर्धसैनिक बल होते हैं। और ये जो अर्धसैनिक बल है ना दोस्तों, इसमें आपके 3-4 आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं CRPF की, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ITBP की, उसके बाद हम बात कर लेते हैं SSB की, सशस्त्र सीमा बल, उसके बाद हम बात कर लेते हैं BSF की, इसके बाद हम बात कर लेते हैं CISF की। तो ये सारे के सारे आपके अर्धसैनिक बलों की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि जो आपके अर्धसैनिक बल होते हैं दोस्तों, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करते हैं। जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे इस टॉपिक का मुद्दा है, सर्विस इलेक्टर्स के पास 2 तरह की ऑप्शन होती हैं कि या तो ये अपनी जो वोटिंग है, या तो ये अपना मत जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है, या ये अपना मत जो है ये एक प्रॉक्सी वोटर के माध्यम से दे सकते हैं। प्रॉक्सी वोटर क्या होता है कि किसी को कह दिया और वो जाके उसके लिए वोट कर रहा है। पर हमारा टॉपिक किसको लेकर है? हमारा टॉपिक है पोस्टल बैलेट को लेकर। पोस्टल बैलेट में होता क्या है? बड़ी सिंपल सी चीज है। पोस्टल बैलेट में क्या होता है? पोस्टल बैलेट में बेसिकली द पोस्टल बैलेट इज डिस्पैच्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड रिटर्न्ड वाया ऑर्डिनरी मेल। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई USA में है भारत का IFS ऑफिसर, ठीक है, और मान लीजिए कि जो ये IFS ऑफिसर है ये इंडिया के वेस्ट बंगाल को बिलोंग करता है। तो अभी वेस्ट बंगाल की इलेक्शंस में चुनाव चल रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल के चुनावों में इसको वोट डालनी है। तो यहाँ पर से क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बंदा इनको यहाँ पर मेल भेजेगा, मेल यानी कि ईमेल भेजेगा, ठीक है ना। ईमेल के माध्यम से इनके पास क्या पहुँच जाएगा? बैलेट पहुँच जाएगा। ये उसको प्रिंट करेंगे, उसके ऊपर अपना मत डाल देंगे, और मत डालने के बाद ये क्या करेंगे, ये उसको मेल करेंगे, ये उसकी डाक करेंगे, और ये वाली जो मेल है ये पहुंच जाएगी वेस्ट बंगाल में। इस पूरे के पूरे सिस्टम को कहा जाता है दोस्तों पोस्टल बैलेट सिस्टम। अभी तक ये वाला जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है आपको बता चुका हूं मैं, ये केवल सर्विस वोटर्स के पास उपलब्ध है, विच इंक्लूड्स आर्म्ड फोर्सेज या फिर गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत की सरकार ने जो भारत की हद के बाहर, सरहद के बाहर जिनको एम्प्लॉय किया हुआ है, वहाँ पर इन लोगों के पास पोस्टल बैलेट का सिस्टम अवेलेबल है। NRIs के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ने बात सामने रखी थी। NRIs के लिए जो चीज़ सामने रखी थी, अगर ये चीज़ पूरी होती है तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी पूरी प्रक्रिया भी बताई थी, यानी कि पूरा का पूरा इसका जो प्रोसीजर है, पूरा का पूरा इसका जो प्रोसेस है, उसको भी सामने रखा गया था। प्रोसेस में क्या होगा, एनी NRI इंटरेस्टेड इन वोटिंग थ्रू द पोस्टल बैलेट, इसको जो है RO को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विदिन 5 days आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन। जैसे ही इलेक्शन की नोटिफिकेशन आ जाती है, RO को बताना पड़ेगा। RO के पास जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो RO जो है बैलेट पेपर को इलेक्ट्रॉनिकली भेज देगा। उसके बाद NRIs वही काम करेंगे जो यहाँ पर दिया गया था, वो अपनी वोट डालेंगे और वापस जो है मेल कर देंगे। लेकिन वो मेल कैसे करेंगे, वो बेसिकली इस डेक्लेरेशन को भेजेंगे, इस पर्टिकुलर वोट को भेजेंगे विद द डेक्लेरेशन अटेस्टेड बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द डिप्लोमेटिक और द कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री। अब इसी चीज़ में अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दूं मैं, तो बड़ी सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए IFS ऑफिसर नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ है कि ECI बेसिकली भेजेगा NRI को,
एनआरआई क्या करेगा, एनआरआई किसी से अटेस्ट करवाएगा। किससे अटेस्ट करवाएगा, यहाँ पर जो इंडिया का ये जो आईएफएस ऑफिसर जहाँ बैठा हुआ है कॉन्सुलेट में, उससे अटेस्ट करवाएगा और अटेस्ट करवाने के बाद दोस्तों वो इसको मेल करवा देगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि यहाँ पे दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू दी पोस्टल बैलेट फॉर दी एनआरआईज। जब होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी केवल ये प्रोसेस सामने रखा गया था। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इनफैक्ट मैं कहूँगा, और ये टॉपिक है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम की बात कर लेते हैं। इट इज़ एन इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग एनोनिमस डोनेशंस टू दी पॉलिटिकल पार्टीज। स्टेटमेंट में असल में दो चीज़ें हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि क्या ये इंटरेस्ट बेयरिंग है, यानी कि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं तो क्या आपको उसका कुछ ब्याज मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज़ स्टेटमेंट में ये है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और तीसरी चीज़ ये है कि ये एनोनिमस डोनेशंस देने के लिए दिया गया है। किसको, राजनीतिक दलों को। ठीक है, अगर आप किसी राजनीतिक दल में विश्वास रखते हैं, मान लीजिए आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो विचारधारा है वो किसी राजनीतिक दल से मिलती है और आप चाहते हैं कि मैं इसको वित्तीय रूप से जो है एक सहयोग देना चाहता हूं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो ये इंटरेस्ट बेयरिंग है या फिर नहीं है, और दूसरी चीज़ ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है एनोनिमस डोनेशंस के लिए है या फिर नहीं है। बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा, ओनली अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया में परचेज दीज बॉन्ड्स। तो क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में बात भी आपके साथ करी जाएगी। ये देख लीजिए। अब ये जो खबर है ना आपके सामने, जो मैं खबर रख रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों। ये पिछले साल की बात है, नवंबर 2020 में ये चीज़ सुर्खियों में थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीआईसी यानी कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सॉरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इन्होंने कहा कि रिवीलिंग द नेम्स ऑफ डोनर्स नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट इट वायलेट्स द आरटीआई। ठीक है, अब हुआ क्या था इसको समझ लीजिए। ये न्यूज़ में क्या था इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है, तभी जाके आप इस पूरी की पूरी कहानी को समझ पाएंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2017 के यूनियन बजट में इस चीज़ को अनाउंस किया गया था, और ये जब अनाउंस किया गया था बेसिकली इसमें यह कहा गया था कि हमें जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में हमें क्या लेकर आने हैं दोस्तों, हमें लेकर आने हैं सुधार। हमें यहाँ पर बेसिकली वी नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन प्रोसीजर, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे स्कीम को चालू किया गया था। ठीक है, कई सारे लोग हैं जो कि डोनेट करना चाहते हैं, कई सारे कंपनीज हैं जो कि डोनेट करना चाहती हैं, तो वो इसके माध्यम से डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये अनाउंस किया गया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री है, कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, ये पैसा दान करने के लिए एक प्रावधान बनाया गया है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है इन ऑर्डर टू डोनेट मनी एनोनिमसली टू द पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि मान लीजिए कोई इंसान है, इस इंसान का नाम मैं मान के चल रहा हूँ ए है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसने इस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करना है। तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करेगा तो इसको अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कैरी एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द बायर एंड द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज प्रेज्यूम टू बी इट्स ओनर। ठीक है, तो ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाएगी। कमिंग टू दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अब मान लीजिए वही ए इंसान है, तो वो किस किस तरीके से डोनेट कर सकता है। या तो वो 1000 के मल्टीपल में डोनेट कर सकता है, यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, या फिर वो 10,000 के मल्टीपल्स में, यानी कि 10,000, 20,000, 30,000, या फिर वो 1 लाख के मल्टीपल में, या फिर 10 लाख के मल्टीपल में, या फिर वो 1 करोड़ के मल्टीपल में भी डोनेट कर सकता है। मोर इंपॉर्टेंटली, भारत में केवल एक ही बैंक है जहां पर जाके आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकते हैं। प्रोसेस कैसे चलता है, ये वाला जो ए इंसान है ये बेसिकली जाएगा एसबीआई में, क्योंकि भारत में केवल एसबीआई की कुछ शाखाएं हैं जहां पर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जाते हैं। वहां पर जाके ये डिमांड करेगा कि जी मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। एसबीआई उसको इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगी, और उस इलेक्टोरल बॉन्ड में वो मेंशन कर देगा कि देखो मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी को ये वाला जो है पैसा डोनेट करना है, लेकिन उस बॉन्ड में उसका नाम जो है वो देना ज़रूरी नहीं है। एसबीआई इज़ द ओनली बैंक ऑथोराइज टू सेल देम। अब जब ये जो बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टी को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे अकाउंट में कुछ पैसा आया है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को कुछ ही दिनों में जाके उस पैसे को विड्रॉ करना है। वो कितना दिन है, वो यहाँ पर ये देखिए, पार्टी कैन देन कैश थ्रू इट्स वेरीफाइड अकाउंट विद इन 15 डेज। अगर 15 दिन में उसने नहीं करवाया है तो वो पैसा जो है वो उसको नहीं मिलेगा। डोनर्स कैन परचेज एंड सब्सिक्वेंटली डोनेट द बॉन्ड्स टू देयर पार्टी ऑफ चॉइस, जो पार्टी को 15 दिन के अंदर अंदर इन कैश करवाने ज़रूरी हैं।
क्या इसके ऊपर कोई ऊपरी लिमिट है, कोई ऊपरी सीमा रखी गई है? तो जी नहीं, कोई सीमा यहाँ पे नहीं रखी गई है ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि एक इंडिविजुअल या एक कंपनी परचेज कर सकती है। हु कैन डोनेट? इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एनजीओज, रिलीजियस एंड अदर ट्रस्ट, ये सभी लोग इसमें डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका एक पॉइंट बच जाता है दैट इज दिस वाला पॉइंट कि ओनली अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया में परचेज दीज बॉन्ड्स। इसका जवाब देख लेते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि केवल जो है केवल एक सिटीजन ऑफ इंडिया ही हो सकता है या फिर कोई कंपनी है जो केवल और केवल भारत में ही इनकॉर्पोरेट करी गई है। ये चीज़ बिल्कुल सही है, कोई बाहर से सिटीजन आके यहाँ पर इस चीज़ को बॉन्ड को परचेज नहीं कर सकता है। हेंस आपका ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, और ये वाला स्टेटमेंट तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ फॉल्स है, क्योंकि ये इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं है। हेंस आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों टू ओनली। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब ये चीज़ सुर्खियों में क्यों थी? सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि किसी एक इंसान ने कहा, उसने एक आरटीआई दर्ज कर दी। उसने आरटीआई को दर्ज करके ये बोला कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये ए इंसान था इसका नाम सामने क्यों नहीं आ रहा, कि जिस इंसान ने इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट किया है हम ये चाहते हैं कि ये उन लोगों के नाम भी सामने आए। उसके बाद जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने कहा कि ये वाला नाम सामने लाना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये बेसिकली इससे जनता का उद्धार नहीं होगा, इसीलिए इन नामों को सामने लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीआईसी के ये रूलिंग आई थी कि डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम डोनर्स, जो लोग यहाँ पे दान दे रहे हैं, विल नॉट सर्व एनी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड विल वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट इटसेल्फ, यानी कि जो आपका सूचना का अधिनियम कानून है उसी के प्रावधानों का हनन करेगा ये वाला पर्टिकुलर काम अगर हमने कर दिया। इन्होंने यहाँ पर इनफैक्ट उस सेक्शन की बात भी करी। यूपीएससी में आपको ये सेक्शन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर मेंस में सवाल आ चुका है। द सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट इन्होंने कहा एग्जेम्प्ट्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू गिव सिटीजन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशरी रिलेशनशिप, यानी कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जहाँ पर पैसे का लेन देन हो रहा है उस केस में पब्लिक अथॉरिटी को ये इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी नहीं है, एग्जेम्प्ट करता है, अनलेस कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस चीज़ से सेटिस्फाइड है कि वो इंफॉर्मेशन देकर किसी प्रकार का पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर तो सर्व होगा तब हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अगर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा तो हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर इसीलिए ये चीज़ सुर्खियों में थी। इनफैक्ट रिसेंटली भी ये चीज़ सुर्खियों में थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कौन कितना पैसा डोनेट कर रहा है, ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक और चीज़ भी सामने आई है और वो ये है कि बेसिकली आपका जो अभी तक मैक्सिमम पैसा आया है ना वो असल में मैक्सिमम पैसा बीजेपी को गया है, इसीलिए कई सारे लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, बट हमें उस डिस्कशन में नहीं जाना है। ठीक है, ये चीज़ सुर्खियों में थी, आपको मालूम होनी चाहिए। आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, इस वाले पेज में जो फैक्ट्स दिए गए हैं ये वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है और ये वाले सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दिस। आगे बढ़ जाते हैं, हम डीलिमिटेशन कमीशन की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार सवाल आ चुका है, दोबारा भी सवाल आ सकता है। विद रेफरेंस टू डीलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले तो डीलिमिटेशन का मतलब समझ लीजिए। अब जैसे क्या होता है, कोई भी चुनाव होते हैं तो चुनावों के लिए आपको मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि जो डिस्ट्रिक्ट है ईच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इक्वल टू वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसा कभी भी नहीं होता, राइट। आपको मालूम होगा कि जो जिला है, जिला कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बराबर नहीं होता, हो सकता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हो भी सकता है और कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसने निर्धारित करी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज दोस्तों निर्धारित करी गई हैं डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। ठीक है, ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, कौन बनाता है, इसके बारे में बात हम करेंगे। अब देखिए, पार्लियामेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ डीलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस एज पर द आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में बात आपसे करूंगा। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट हैज एस्टैब्लिश्ड, पहला फैक्ट तो यही आ जाता है आपका कि पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या आता है, दूसरा फैक्ट ये आता है कि आर्टिकल 82 के तहत किया है। तीसरा फैक्ट ये आता है कि एवरी सेंसस के बाद किया है। तो पहले स्टेटमेंट में तीन चीज़ें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डीलिमिटेशन कमीशन इज अ हाई पावर बॉडी हुज ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, तो इसमें भी दो तीन फैक्ट्स आ गए हैं दोस्तों। दो तीन फैक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में बात हम करेंगे। दो तीन फैक्ट्स यहाँ पर जो सामने रखे गए हैं, देखिए
ये एक हाई पावर बॉडी है, पहला फैक्ट तो ये है। और ये दूसरा फैक्ट ये भी है, कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है। सुर्खियों में क्यों था? डिलिमिटेशन कमीशन गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन टू कंक्लूड इट्स टास्क इन जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए मार्च 4 2021 की न्यूज़ है, जस्ट अभी कुछ ही समय पहले की बात है। असल में ये पूरे के पूरे पैनल को जो है लास्ट ईयर जो बनाया गया था इन ऑर्डर टू रीड्रॉ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपको मालूम होगा कि अब जो है ये एक केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया है आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद। और 4 जो है उत्तर पूर्वी स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसमें कि असम आता है, मणिपुर आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और नागालैंड आता है। ये आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा टाइप का करंट अफेयर कभी नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन इसके लिए बनाया गया था। अब केवल न्यूज़ केवल इतनी ही है, बाकी सारे फैक्ट्स हैं। अब देखिए सबसे पहली बात क्या होता है कि आर्टिकल 82 के तहत ही ये वाली चीज़ होती है, तो आपका वो वाला फैक्ट तो सही है। पार्लियामेंट एनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, ये बात भी सही है, पार्लियामेंट एनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। लेकिन क्या इसके आधार पर जो है, क्या इसके आधार पर पहला स्टेटमेंट सही है? ध्यान से सुनना, ये पहला स्टेटमेंट असल में सही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बताऊंगा उसका कारण। पहले स्टेटमेंट में इसने क्या लिखा है? पार्लियामेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड, यानी कि पार्लियामेंट ने ये बनाया है, उसका निर्माण किया है। लेकिन कानून ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अंडर आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स के पास भी ये पावर है कि वो भी अपनी स्टेट को, स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। वंस द एक्ट इज इन फोर्स, यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप अ डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। अब क्या है, देखिए दूसरी बात ये भी है कि यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप, सेटिंग अप कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट करता है। लेकिन जो है आपका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल जो है वो दोस्तों 82 है। सेटिंग अप आपका यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है और हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद बेसिकली ये करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन क्या ये हुआ है? डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है डिलिमिटेशन कमीशन की। इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो हमारा निर्वाचन सदन है, जो हमारा चुनाव आयोग है, उसके साथ मिलकर के ये काम करता है। बहुत सारे फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके 3 मेंबर्स हैं जो कि एक्स ऑफिशियो होते हैं, यानी कि ये तो होने ही होने हैं। पहला मेंबर कौन है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्वोच्च न्यायपालिका के एक जो है न्यायाधीश होते हैं, जो कि यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं, वो इसके मेंबर होंगे। जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी इसके मेंबर होंगे। और जिस भी स्टेट की बातचीत चल रही है, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी यहाँ पर मेंबर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस स्लाइड को स्किप कर रहा हूँ। डिलिमिटेशन क्या हुआ था? पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज भारत में हुआ था स्वतंत्रता के बाद 1950-51 में विद द हेल्प ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इस चीज़ को करवाया गया था। इसका जो एक्ट था ये 1952 में इनैक्ट करवाया गया था। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, 1981 और 1991 के सेंससेस के बाद डिलिमिटेशन नहीं हुई थी। इसीलिए यहाँ पर क्या था, आर्टिकल 82 के तहत हर सेंसस के बाद बनाना तो ये अनिवार्य है, लेकिन असल में ये बनाया नहीं गया था। ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। पार्लियामेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ डिलिमिटेशन कमीशन, तो जी नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। आफ्टर एवरी सेंसस, जी नहीं, क्योंकि कुछ सेंससेस के बाद इसको नहीं बनाया गया है। तो इस चीज़ का ख्याल आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ लिखा गया है। इट इज़ अ वेरी हाई पावर बॉडी, और इसके जो फैसले होते हैं इसको आप भारत में किसी भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। फिर भले वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, वहाँ पर जाकर भी इसका फैसला जो है वो क्वेश्चन में नहीं आ सकता है। हेंस आपका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हेंस आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2 ओनली। इसकी एक चीज़ जो कि हमने डिस्कस नहीं करी वो इसके फंक्शंस है, यानी कि इसका कार्य क्या है। इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम कोई भी देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो क्यों बनाई जाती हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए बनाई जाती हैं सो दैट जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ऑलमोस्ट इक्वल हो। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जिला कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बराबर नहीं होता है। वो इस तरीके से बनाई जाती है कि उसकी जो आबादी है वो ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, साथ ही में इसका दूसरा पर्पस ये भी है कि जो आपके अनुसूचित जातियां होती हैं और जो अनुसूचित आदिवासी हैं, इनके लिए भी ये वाली चीज़ रखी गई है। जहां पर भी उनकी पॉपुलेशन रिलेटिवली लार्ज है, वहां पर उनके लिए हमें सीटों को रिजर्व करना है। तो ये रिजर्वेशन वाली जो बातें हैं ये भी डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा ही बताई जाती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट हर एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर कई बार सवाल पूछा गया है, दोबारा भी सवाल आ सकता है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑल्सो। विद रेफरेंस टू फंक्शनिंग ऑफ द राज्यसभा इलेक्शंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राज्यसभा इलेक्शंस आर हेल्ड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आई थिंक ये तो सभी को मालूम है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है ये, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शंस किससे होते हैं? लोकसभा के इलेक्शंस भी आपको मालूम होने चाहिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तरीके से होते हैं। जिसको भी मैक्सिमम वोट मिल जाएगी वो वहां पे विजयी हो जाएगा और वो वहां पर आपका फाइनल विनर बनाया जाएगा। लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं होता है। None of the above is available in both general election as well as राज्यसभा इलेक्शन। None of the above का मतलब क्या है दोस्तों? नोटा ऑप्शन, ठीक है। कभी कभार आपको अपने जिले में से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता कि मेरे को किसी को भी वोट नहीं डालनी है, तो क्या ये ऑप्शन जनरल चुनाव में होती है और राज्यसभा इलेक्शन में होती है? तो दोस्तों जनरल इलेक्शन में तो ये होती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में ये अवेलेबल नहीं होती है। हेंस आपका सेकंड गलत हो जाए, फर्स्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। 1 ओनली इज योर करेक्ट आंसर। ये आसान चीज़ थी, इसलिए हमने इस पर बहुत समय नहीं लगाया है। अब देखिए ये सुर्खियों में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली आपको मालूम होगा रामविलास पासवान जो कि एक इंपॉर्टेंट मंत्री थे, ठीक है, इनकी डेथ हुई थी कुछ समय पहले की बात है, और उनकी डेथ के बाद बाय इलेक्शन कंडक्ट करवाई जानी थी फॉर द राज्यसभा सीट। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि बाईपोल जो है ये होने वाली है, ठीक है। नवंबर 2020 के आसपास की बात है कि बाईपोल जो है ये दिसंबर 14 को कंडक्ट करी जाएगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सुर्खियों में था, इसलिए बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, जो आपकी बेसिक पॉलिटी है उसको समझना जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको किस तरीके से चुना जाता है, कौन उनको चुनता है? तो जो आपके राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के लोग होते हैं उनके द्वारा बेसिकली राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। लेकिन कौन से सदस्य चुनते हैं? केवल इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि जो नामित लोग होते हैं, नामित सदस्य होते हैं, वो हिस्सा नहीं लेंगे। केवल जो चुने हुए लोग हैं वही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और इलेक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होती है आपको बता चुका हूं मैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से इलेक्शन करवाई जाती है, ये बात भी मालूम है। और सीट्स जो है ये पॉपुलेशन के आधार पर अलॉट करी जाती हैं। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। क्या नोटा एप्लीकेबल है? तो जी नहीं, नोटा एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 2018 ने ये कह दिया था कि नोटा का जो ऑप्शन है दोस्तों, ये बेसिकली केवल और केवल जनरल इलेक्शंस के लिए लागू होगा, जहाँ पर यूनिवर्सल सफरेज होती है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होती है, यानी कि जहाँ पर हर एक इंसान आके वोट करता है, केवल वहीं पर ये नोटा का ऑप्शन हम रख सकते हैं, ठीक है। निर्वाचन सदन ने पहले बोल दिया था कि राज्यसभा के इलेक्शन के केस में भी हम नोटा का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस चीज़ को मना कर दिया था। इट कैनॉट बी अप्लाइड टू इनडायरेक्ट इलेक्शंस बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बता चुकी है। अब राज्यसभा के टॉपिक को समाप्त करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। ये इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज मैंने आपको याद करवाया था 2019 में इसका जो है 250th सेशन कंडक्ट किया गया था दोस्तों, ठीक है, इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक राज्यसभा आपको मालूम है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ठीक है, यानी कि इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है, ये हमेशा चलता रहता है। लोकसभा डिसॉल्व होती रहती है बट राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। ये परमानेंट हाउस है और जो सदस्य होते हैं इनका यहाँ पर कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 ईयर्स का होता है। और 1/3 लोग एवरी 2 ईयर्स जो हैं वो रिटायर होते रहते हैं। अभी तक कुल मिला के कितने सदस्य हैं जो कि राज्यसभा का हिस्सा रह चुके हैं? 2282 लोग हैं जो कि इसका सदस्य रह चुके हैं, जिसमें से 208 महिलाएं हैं और 107 जो हैं वो नामित सदस्य हैं। सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए सर्व करने वाले मेंबर का नाम क्या है? महेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 7वीं बार यहाँ पर टर्म सर्व करी है। उसके बाद मनमोहन सिंह जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 2 बार, इन्होंने भी यहाँ पर 6th टर्म यहाँ पे सर्व कर चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन राज्यसभा हैज इंक्रीज फ्रॉम 15, जो कि 1952 में केवल 15 महिलाएं थी, लेकिन 2014 में जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो 31 पे चली गई थी। आज की डेट में थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ ये बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुकी थी फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टू द टाइम ऑफ 2014। ये चीज़ें उतनी रेलिवेंट नहीं है। टोटल सिटिंग्स ऑफ द हाउस, टोटल नंबर ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, नंबर ऑफ बिल्स विड्रॉन, नंबर ऑफ बिल्स पेंडिंग, नंबर ऑफ बिल्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाले फैक्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ये अभी तक नहीं बदले हैं, तो इनको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की, बहुत ही 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे।
सबसे पहला आपका पॉइंट आता है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का। तो ये आजकल बहुत सुर्खियों में चल रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो एक होता है आपका ओपिनियन पोल और दूसरा होता है एग्जिट पोल। ओपिनियन और एग्जिट में क्या फ़र्क है और कौन सा जो है पहले होता है, कौन सा जो है वो बाद में होता है, इसके बारे में जानकारी आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जब आपके चुनाव चल रहे होते हैं दोस्तों, तो एक आपका जो पोल है वो चुनावों के पहले होता है, जिसको कि कहा जाता है ओपिनियन पोल। ठीक है ना, ओपिनियन पोल यानी कि लोगों का एक आपको विचारधारा समझनी है। ठीक है, ये जो पोल है ये पहले इसलिए होती है, ये जानने के लिए कि लोगों की इंटेंशन क्या है, लोगों की मंशा क्या है। ठीक है, कि लोग क्या है जो किस पार्टी के फेवर में वोट करने वाले हैं। इट इज़ कंडक्टेड बिफोर अलॉटिंग टू गेज द इंटेंशन ऑफ वोटर्स। गेज यानी कि उनको समझने के लिए। एग्जिट पोल जो है, एग्जिट यानी कि निकास सर्वेक्षण जो है, ये बाद में करवाया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हु दे एक्चुअली वोटेड फॉर। ठीक है, तो मान लीजिए आज की डेट में किसी राज्य में दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी 1 और पॉलिटिकल पार्टी 2। अभी चुनाव शुरू नहीं हुए हैं, चुनाव शुरू नहीं हुए हैं तो इसके पहले दोस्तों एक ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें कि ये ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाई गई और पॉलिटिकल पार्टी 1 को मालूम पड़ा कि 40% लोग जो हैं ये इसके फेवर में हैं और पॉलिटिकल पार्टी 2 को मालूम पड़ा कि 30% लोग इसके फेवर में हैं। बाकी 30% लोगों ने वोटिंग नहीं करी या फिर ये बोल दिया कि हम किसी के फेवर में नहीं हैं। एग्जिट पोल जो है ये बाद में करवाई जाती है जब चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं, चुनाव के रिजल्ट या फिर आने वाले होते हैं। ठीक है, उस टाइम पर क्या है जो है एग्जिट पोल बेसिकली जो आपका फाइनल फेज खत्म हो जाता है। ठीक है, आपके मान लीजिए किसी स्टेट में अलग अलग चरणों में इलेक्शन होने वाली है, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3, डिपेंडिंग अपॉन की स्टेट कितनी बड़ी है। तो तीसरा फेज जब खत्म हो जाता है लेकिन अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में एग्जिट पोल होनी शुरू हो जाती हैं। इस एग्जिट पोल में मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी 1 को मालूम पड़ा कि उसके लिए तो केवल 30% लोगों ने ही वोट किया है और पॉलिटिकल पार्टी 2 को मालूम पड़ा कि उसके लिए तो केवल 20% लोगों को ही जो है उन्होंने वोट किया है। तो उसके बाद ये क्यों पता करते हैं ये आंकड़े, सो दैट अगली बार इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, अगली बार जो है वो वाली पॉलिटिकल पार्टी उस तरीके से अपने काम को बदल ले। इसको लेकर क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली डिक्लेयर किया था कि एग्जिट पोल्स कैन बी टेलीकास्ट बाय एजेंसीज इंक्लूडिंग वेबसाइट्स ओनली आफ्टर द फाइनल फेज ऑफ पोलिंग एंड नो ओपिनियन पोल्स कुड बी कंडक्टेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच हैड ऑलरेडी वोटेड। ठीक है, अगर ऑलरेडी कहीं पे चुनाव हो चुका है उसको लेकर ओपिनियन पोल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने बता दिया है कि ये बिफोर होता है। ठीक है, और ये भी कह दिया है कि एग्जिट पोल यहाँ पर नहीं हो सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब कि एग्जिट पोल इस पर्टिकुलर एरिया पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं हो सकता है, वो केवल तीसरे फेज को खत्म होने के बाद ही एग्जिट पोल कंडक्ट करवाया जा सकता है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती थी कि मान लीजिए उन्होंने पहले वाले फेज के बाद ही एग्जिट पोल करवा लिया, तो उसको मालूम पड़ गया कि कहाँ पर वो चूक रहे हैं, तो वहीं पर वो करेक्टिव स्टेप्स लेना शुरू कर देती थी। लेकिन उस करेक्टिव स्टेप्स लेने के चक्कर में कभी कभार वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करने लग जाती थी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एग्जिट पोल केवल एक ही बार होगी जब सारे के सारे चरण खत्म हो जाएंगे और ओपिनियन पोल जो है वो केवल इलेक्शन के पहले ही कंडक्ट हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है जानना, ये वाला जो नियम है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको लेकर सीधा सीधा सवाल आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था मैं बात करूंगा AWEB के बारे में, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। इट इज़ द लार्जेस्ट एसोसिएशन दोस्तों, और जो कि वर्ल्ड वाइड बेसिकली चुनाव प्रबंधन का काम करती है। ठीक है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2013 में करी गई थी, दक्षिण कोरिया का जो देश है वहाँ पर करी गई थी और उसकी जो राजधानी है सियोल, वहीं पर इसका सेक्रेटेरिएट सचिवालय लोकेटेड है। इसके सदस्य कुल मिला के 115 हैं। सुर्खियों में इसलिए थी बिकॉज 2019 से लेकर 2021 तक इसके जो चेयर का पद है वो बेसिकली इंडिया को दे दिया गया है, यानी कि इंडिया इस पर्टिकुलर बॉडी को हेड कर रहा है। इसका मकसद क्या है, बेसिकली यही है कि जहाँ जहाँ पर जो भी इसके सदस्य हैं वहाँ पर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो सही तरीके से हो। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस सही तरीके से होना इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ा पिलर माना जाता है किसी भी डेमोक्रेसी का, इसीलिए ये वाली बॉडी यहाँ पर बनाई गई थी। एंड फाइनली एक छोटी सी न्यूज़ है, हरियाणा क्लियर्स बिल ऑन राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर। तो ये जो पंचायती राज की इलेक्शंस होती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो बेसिकली लोगों को चुना जाता है, उनके लिए ये वाली चीज़ सामने लाई गई कि राइट टू रिकॉल का जो प्रोसेस है वो सामने लाया जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है कि लोगों को हम चुन तो लेते हैं, नेताओं को हम चुन तो लेते हैं, लेकिन वो सही से काम नहीं करते।
तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो सही से काम करें, बेसिकली राइट टू रिकॉल का प्रावधान लाया गया है, सो दैट उनके दिमाग में एक डर बना रहे कि हाँ अगर कल को मैंने सही से काम नहीं किया, द इलेक्टोरेट हैज़ द पावर टू रिमूव द इलेक्टेड ऑफिशियल्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है इस पर्टिकुलर चीज़ को। ये सवाल आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के और कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं? अगर आपने नाम सुना होगा रेफरेंडम, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी उसके इमीडिएटली बाद कई सारे राज्यों को, कई सारे प्रिंसली स्टेट्स को भारत में अब्जॉर्ब करने के लिए रेफरेंडम जो है वो करवाया गया था। एक और चीज़ है, आपने इसका भी नाम सुना होगा, प्लेबिसाइट। ठीक है, जिसको कभी कभार प्लेबिसाइट भी कहा जाता है। तो प्लेबिसाइट भी एक तरीके का डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही टूल है। रेफरेंडम आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं, खास करके यूरोप में, जहाँ पे रिसेंटली रेफरेंडम्स होल्ड किए गए थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है स्विट्ज़रलैंड की, जहाँ पे कई सारे लोग घूमने जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में ऑलमोस्ट किसी भी तरह के मुद्दे को लेकर रेफरेंडम होल्ड किया जाता है। आपने ये भी सुना होगा यूके में भी रिसेंटली रेफरेंडम हुआ था ब्रेक्सिट को लेकर। तो ये कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रेफरेंडम का जो एक तरीके से ट्रेंड है बहुत कॉमनली चलता है। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं दोस्तों, ये बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ही टूल्स हैं, जो कि आपको मालूम होने चाहिए। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर करता हूँ समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।